सर केन रॉबिन्सन ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप गलती करना पसंद नहीं करते तो आप शायद कुछ भी नया नहीं कर पाओगे। कोचिंग, मेंटरशिप, एकेडमीज, इन सब के नाम को सुनकर हमने अपने भविष्य की अक्सर कल्पना की है और इनकी इमेज, इनकी छवि, इनके अनुभवों का एक संगठन है। और हो भी क्यों ना, हम एज अ इंडियंस छवि पर खूब ध्यान देते हैं और देना भी चाहिए, आखिरकार भविष्य का सवाल है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का सच, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। हाय, मेरा नाम है निशांत त्रिपाठी, मैं हूं पब्लिक स्पीकर और आपका डिजाइन कोच। तो क्योस, कॉम्प्लेक्सिटी और ओवर थिंकिंग को दूर करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के शुरुआत में ही ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं किसी इंस्टीट्यूशन या कोचिंग की ओर इशारा करते हुए वीडियो नहीं बना रहा हूं। इस वीडियो के फैक्ट्स कई सोर्सेज और काफी डिजाइनर्स और एस्पिरेंट्स के अनुभवों को कंपाइल करके बनाए गए हैं और हमारा मकसद किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के छवि को हानि पहुंचाना या प्रमोट करना बिल्कुल नहीं है। हम इंडियंस के घर में तीन चीजें बड़ी भारी मात्रा में पाई जाती हैं: रीति रिवाज, कल्चर, अपने शहर की क्विजीन और सपने, पढ़ाई। इन सारी चीजों को लेकर बहुत बातचीत होती है। अक्सर न्यूज़पेपर टॉक्स में हम स्कूल, कॉलेजेस, कौन से कोचिंग में जाएंगे, क्या आगे करियर में ऑप्ट करेंगे, इन सब की डिस्कशंस बहुत करते हैं। हम अक्सर अखबार में छपे हुए रैंक होल्डर्स के चेहरे को देखकर प्रभावित हो जाते हैं या फिर सोशल मीडिया पर जमकर चल रहे एड्स को देखकर प्रभावित हो जाते हैं। उनके वेबसाइट्स पर बड़े बड़े दावों को देखकर या बड़ी आबादी वाले नंबर्स को देखकर हम प्रभावित हो जाते हैं। और यही नहीं, आजकल तो स्टार्टअप्स और फंडिंग की बात हर ओर हो रही है। तो कौन कितना लॉस मेकिंग है, किसने कितना कमाया या किस कोचिंग को फंडिंग कितनी मिली है, ये सब बातों पर भी हम अपना डिसीजन बना लेते हैं। लेकिन आप एक मिनट के लिए रुकिए और सोचिए, अब इन फैक्टर्स में से किसी का भी आपके कामयाबी से क्या लेना देना है? 100% सिलेक्शन के नीचे जो छोटे छोटे शब्दों में टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड होता है, क्या इसको इग्नोर कर देने से हमारी परेशानी का हल हो जाएगा या हम बहुत सक्सेसफुल बन जाएंगे? मुझे नहीं लगता। तो आइए देखते हैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन को चुनते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, हमने इस वीडियो को डिजाइन इंडस्ट्री के आसपास केंद्रित करके बनाया हुआ है। तो ये उन इंस्टीट्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है जो डिजाइन के आसपास हैं, लेकिन कुछ पॉइंटर्स ऐसे इंस्टीट्यूशंस के लिए भी हैं जो कि बाकी के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, इंडिया में कई सारी चीजें होती हैं जो कि एस्पिरेंट के लाइफ को अफेक्ट करती हैं या उनके डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स को अफेक्ट करती हैं। तो आइए उन फैक्टर्स को पहले देखते हैं ताकि हम अपने वीडियो का फ्लो बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएं। देखिए, एस्पिरेंट के जीवन में पेरेंट्स अधिकतर फैसले बच्चों के लिए लेते हैं। कई बार लोकल गार्जियन का वर्चस्व कई घरों में ज्यादा होता है। कई बार फ्रेंड के चॉइसेस भी डिसीजन मेकिंग फैक्टर को अफेक्ट करते हैं। स्कूल टीचर्स और उनके इन्फ्लुएंस किसी स्पेसिफिक फील्ड या सब्जेक्ट को लेकर भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। कई बार न्यूज़पेपर, टीवी एड्स और रेडियो एड्स जहां आप बच्चों के सक्सेस की कहानियां सुन के अपना डिसीजन बनाते हैं, ये भी एक फैक्टर है। कई बार सोशल मीडिया, यूट्यूब, वहां पर भी एड्स को देखकर आप अपने डिसीजन को बनाते हैं। तो कई बार पैकेजेस एंड जॉब्स के एड को भी देखकर हम अपना डिसीजन बना लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर स्टेट को चेंज करना चाह रहे हो तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कई बच्चों और पेरेंट्स के लिए। कई घरों में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग फैक्टर होता है। तो कई बार बच्चे इस फैक्टर पे भी अपना डिसीजन बनाते हैं कि वहां पर स्किल या इंटरेस्ट उनका किस ओर जा रहा है। अब देखिए, मुख्य तौर पर तीन तरह के एस्पिरेंट होते हैं। पहले वो जो डेडिकेटेड और बहुत पैशनेट होते हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत पहले ही ये तय कर लिया होता है कि हमें आगे चल के क्या करना है अपने करियर में। वो 11 से ही अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं और उसके लिए एक्सप्लोर करने लगते हैं, कई ऑप्शंस रिसर्च देखने लगते हैं और उनसे जो भी उनको समझ में आता है, जो भी उनको बेटर लगता है, वैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का चुनाव वो करते हैं।
अब दूसरे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिनकी आर्ट में बड़ी रुचि होती है, बड़े क्रिएटिव होते हैं स्कूल में, और उनके आर्ट टीचर्स या स्कूल के जो अलग फैकल्टीज हैं वो उनको कुछ सजेस्ट करते हैं कि बेटा तुम्हें इस लाइन में जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, और ऐसे वो डिजाइन को सुनते हैं, बहुत सारा एक्सप्लोर करते हैं। तो वो कोई ऑनलाइन कोचिंग या आसपास कोई जो कोचिंग उनके अवेलेबल होगा उनके शहर में, चूंकि वो बहुत बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते उस चीज को लेके, लेकिन वो फिर भी वैसे कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हैं। और तीसरे और फाइनल किस्म के एस्पिरेंट वो होते हैं जिनका इंक्लिनेशन थोड़ा बहुत आर्ट और क्राफ्ट की तरफ है, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आगे चल के वो क्या करेंगे। लेकिन एक चीज तय है कि उन्हें मेन स्ट्रीम जैसे साइंस, कॉमर्स, इन फील्ड्स में नहीं जाना होता है। तो ऐसे बच्चे भी कई होते हैं जिनको ये डिसीजन बनाना पड़ता है कि मैं कुछ अलग हटके करना चाहता हूं, और इसलिए वो एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं और कोचिंग तक पहुंचते हैं। अब आइए हम ये देखते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन को किस तरह से नियमों को फॉलो करना चाहिए और किस तरीके से फंक्शन करना चाहिए ताकि वो एस्पिरेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि क्रिएटिविटी एज अ फील्ड किसी एक स्ट्रीमलाइन को, एक मॉड्यूल को या एक किताब को फॉलो नहीं करता है। तो ऐसा समझना कि एक किताब या एक ऐसा कोर्स हर एक बच्चे पे एक जैसा अप्लाई करेगा और एक जैसा इफेक्ट करेगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझते हैं कि आप एक जिम में जाते हो, उस जिम में 10 लोग हैं। अब इक्विपमेंट्स जिम में तो सबके लिए बराबर मात्रा में है, वो सबको एक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहां पर जो ट्रेनर होता है वो आपसे क्या क्या चीजें पूछता है। वो पूछता है कि आपकी बॉडी की वेट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, आपका दिनचर्या कितना है, आपकी एज कितनी है, आपका बॉडी टाइप कैसा है, और उसके हिसाब से वो एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान बनाता है और एक्सरसाइज प्लान बनाता है। क्रिएटिविटी बिल्कुल ठीक उसी तरह काम करती है। तो एक इंस्टीट्यूशन में अगर आप हर बच्चे के कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट के हिसाब से मॉड्यूल नहीं बनाते हैं तो ये बच्चों के लिए बिल्कुल गलत होगा। अब देखिए, अगर केवल मकसद एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने का है तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। फिर तो आप 1-2 चैप्टर को पढ़ के, जैसे पर्सपेक्टिव हो गया, थोड़ी ड्राइंग अच्छी हो गई, इन सबको करके आप 19-20 करके कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हो। इसको भी एक अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 2 तरह के शेफ होते हैं। एक होते हैं जो यूट्यूब या अलग अलग जगहों से वीडियोस को देखते हैं और इंग्रेडिएंट्स को कॉपी करके एक डिश बना लेते हैं। दूसरे ऐसे शेफ होते हैं जो इंग्रेडिएंट्स को ढंग से समझते हैं। जो दूसरे किस्म के शेफ होते हैं वो ज्यादा तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बारीकियों को समझा है, उन्होंने तथ्यों को समझा है, उन्होंने फैक्ट्स को समझा है, और ऐसे शेफ ज्यादा एक्सप्लोर करके नए नए क्यूजीन बना सकते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन इस पॉइंट का ये है कि आप अगर 1-2 चैप्टर्स पढ़ के अगर आप एग्जाम क्रैक कर भी लेते हो या एग्जाम तक पहुंच भी जाते हो तो आप क्रिएटिव नहीं हो जाते। अब तीसरा पॉइंट, जैसे डिजाइन जो है, डिजाइन थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बहुत बातें करता है। ऐसा हम अक्सर सुनते हैं कि इनकी डेफिनेशंस पढ़ लिया या इनके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लिया। देखो, डिजाइन थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के डेफिनेशंस को पढ़ के हम डिजाइन थिंकर या प्रॉब्लम सॉल्वर हो जाएंगे, ये बहुत मिथ्या बातें हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल नहीं है, ये पर्सनैलिटी का पार्ट है। और जब तक कोई भी इंस्टीट्यूशन आपके पर्सनैलिटी को ग्रूम नहीं करता है, आपके पर्सनैलिटी से वो एक्सपीरियंसेस को खींच के बाहर नहीं लेके आता है, तब तक वो फेयर जस्टिस नहीं कर रहा है उसके साथ। तो आपको बियॉन्ड जाना पड़ता है अपने चीजों के, एक्सपीरियंसेस के, ताकि आप अपने पर्सनैलिटी में वो डिजाइनर का फैक्टर डेवलप कर पाए। आपने गेम्स तो कभी ना कभी खेले होंगे। अब गेम्स के क्या नियम होते हैं, आप एक लेवल को क्रॉस करते हो, फिर अगले लेवल पर जाते हो, वहां पर डिफिकल्टी का लेवल बहुत ज्यादा होता है, आप नए तरीके से पूरे स्ट्रेटेजी को अपनाते हो, नया गेम प्ले बनाते हो। क्रिएटिविटी बिल्कुल वैसा ही है। आप जब अपने पर्सनैलिटी को ग्रूम करके एक लेवल पे पहुंचते हैं तो आपकी कॉम्पिटेंसी को नई नई चीजें सीखनी होती है, नई नई चीजें इनोवेट करनी होती है, ताकि आप थिंकिंग करते रहें। ऐसा डिजाइन इंस्टीट्यूट्स कई बार नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरनेट पे जाके लिखते हो हाउ टू बी क्रिएटिव, तो इंटरनेट आपको कुछ कुछ टेक्निक्स बताता है कि भाई ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, और तब जाके आप क्रिएटिव हो जाओगे। लेट्स से आपने उसको लिख भी लिया, आपने पढ़ भी लिया, रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर लिया, लेकिन उन स्ट्रेटेजीज को, उन टेक्निक्स को कब, कहां और कितने मात्रा में अप्लाई करना है, ये काम डिजाइन इंस्टीट्यूट का है, उन्हें ये ठीक से करना चाहिए। देखो, हमें ये बात भी अच्छे से समझ के चलनी चाहिए कि कोई भी डिजाइन कॉलेज आपसे सर्टेन लेवल की कॉम्पिटेंसी और क्रिएटिविटी एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से आप नेशनल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके आए हो। ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपका
कोचिंग या इंस्टीट्यूट आपको केवल ड्राइंग सिखा के भेज देता है तो ये बहुत अनफेयर बात है, क्योंकि कॉलेजेस आपको बिल्कुल स्क्रैच से चीजें नहीं सिखाते, वो सर्टेन चीजें आपसे प्री एक्सपेक्ट करके आते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान बहुत रखना चाहिए। अब कई डिजाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्लासेस में बहुत अलग अलग किस्म के बच्चे आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से आ रहे हैं, या कुछ बच्चे बहुत छोटे जगहों से आते हैं जहां पर इंग्लिश पर कमांड या एंट्रेंस लेवल की जो बात समझ पाने की जो एक्सप्रेशन होती है वो उतनी समझ नहीं पाते वो और एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमें क्वेश्चन को समझ पाना, उनको डिकोड कर पाना बहुत कम टाइम होता है, और अपने आइडियाज को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस भी कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे केसेस में डिजाइन कोचिंग को खास करके इन बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनकी बेसिक फाउंडेशन कॉलेज में जाकर क्लियर नहीं हो सकती है, वहां पर टू लेट हो जाता है। नाउ कॉन्फिडेंस इज द की। ये बहुत प्रमोशन में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ओवररेटेड वर्ड है। नहीं, कॉन्फिडेंट बनो, कॉन्फिडेंट बनो। और अक्सर सुनने को मिलता है, हर बच्चे को ये बोला जाता है कि आप अगर क्रिएटिव लाइन में जा रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंट होना ही पड़ेगा। कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो रैंक होल्डर्स होते हैं वो भी अपने पिच में और अपने स्टोरीज और वीडियोस में बोलते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, ये चाहिए। ये बात हमें समझना पड़ेगा कि क्लासरूम में विभिन्न पर्सनैलिटी के बच्चे होते हैं। ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, वो ज्यादा खुल के बातें नहीं करते हैं, अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हैं, अपनी बात नहीं कह पाते हैं या एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उनमें जनरली ये देखा गया है कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती ही होती है। अब ऐसे केसेस में जब क्लास में टीचर पूछता है कि बच्चों सबको समझ में आई, तो वो भी सर हिला के हाँ बोल देते हैं, जबकि उनके डाउट्स होते ही हैं। क्योंकि क्या करें, वो भी हैं तो बच्चे ही। अब बच्चों में क्लासरूम में बहुत कंपटीशन होता है रेपुटेशन का, वो कैसे बोल दे कि मुझे समझ में नहीं आया है। तो ये सारी चीजें कोचिंग को और फैकल्टीज को पॉइंट आउट करनी चाहिए और उनकी ग्रूमिंग करनी चाहिए, ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जाए और उनके जो कॉन्फिडेंस है उनको ठीक किया जाए। अब ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी डिजाइन कोचिंग में फैकल्टीज का बहुत विविड एक्सपीरियंसेस होना बहुत जरूरी है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को मेक श्योर करना चाहिए कि उनके फैकल्टीज ने बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट्स किए हों, अलग अलग चैलेंजेस लिए हों, बहुत इनोवेटिव काम किया हो। इससे क्या होगा कि वो बहुत सारी एक्सपीरियंसेस टेबल पे ला सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि फैकल्टीज बच्चों के बीच में इतनी मोटी दीवार खड़ी कर देते हैं कि बच्चे खुल के अपनी पर्सनल बातें या अपनी फीलिंग्स उनसे बयान नहीं कर पाते हैं और अपने डाउट्स ठीक से पूछ नहीं पाते हैं। ऐसे केसेस में कई बार ऐसा क्या होता है कि बच्चे खास करके जब ऐसे इंस्टीट्यूट में जाते हैं जहां पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीजों को देख के काफी इंटिमिडेटेड होते हैं, ऐसे में उनका डेवलपमेंट उस लेवल पर नहीं हो पाता है, जो कि ये बात फैकल्टीज को खासतौर पर ध्यान रखनी ही चाहिए। हर एक एस्पिरेंट को ये बात समझनी पड़ेगी कि 100% सिलेक्शन को देखकर आप किसी भी रैंडम इंस्टीट्यूशन में नहीं चले जाएं, क्योंकि वहां पर बहुत सिलेक्शन हो रहा है और बहुत सारी कामयाब स्टोरी निकल रही है, इसका आपसे कुछ लेना देना नहीं है। लेट मी टेल यू, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप टॉप रैंकर से बात करोगे जाके कि उनका अनुभव कैसा था, उनका एक्सपीरियंसेस कैसा था, तो ये प्रोसेस ही गलत है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हर एक सक्सेसफुल कैंडिडेट के पास ना एक सक्सेस स्टोरी होती है, जो आपके साथ भी वैसा ही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको अगर सच में किसी भी चीज की रिव्यू जाननी है या एक्चुअल में उसकी असली शक्ल को देखना है, तो आप उन कैंडिडेट्स के पास जाइए जिनका सिलेक्शन वहां पर नहीं हुआ है, वो शायद आपको रियलिटी चेक दे पाए, और ये बहुत जरूरी है। सो दिस सजेशन इंक्लूड्स शार्प पेंसिल डिजाइन स्टूडियो एज ए इंस्टीट्यूशन। आप हमारे बच्चों से भी बात कर सकते हैं और हमसे फ्री करियर काउंसलिंग लेकर अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हम बेहद एक्सपेंसिव मॉड्यूल पढ़ाते हैं डिबेट्स एंड डिस्कशंस के साथ, एंड दैट टू इन अ वेरी अफोर्डेबल फीस। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और हम हमारे इस मुहिम में कि हम इंडिया को एक बेहतर डिजाइन इंडिविजुअल्स दे पाए, आप हमसे जुड़ेंगे और हमारा साथ देंगे। ना केवल एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करेंगे, बल्कि आप बहुत ही अच्छी एक क्रिएटिव जर्नी को फॉलो करेंगे। सो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप हमें कमेंट में सुझाव जरूर बताइएगा कि हम अगला वीडियो किन टॉपिक्स पर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।